नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं शिवशक्ति चाहते का चौथा और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए चौथा और अंतिम भाग शुरू करते हैं। जैसे ही वह अजनबी कुछ क्लू देता है तब तक नाव्या का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। नाव्या सोच में पड़ जाती है आखिर वह कौन है और उसे किस तरह का संकेत देना चाह रहा था। वह जल्द से अपने मोबाइल को चार्ज में लगाती है तथा उस अजनबी के फोन कॉल का बेसब्री से इंतजार करने लगती है, मगर देर रात तक उसका कोई कॉल नहीं आता है। अंततः उसके फोन कॉल का इंतजार करते करते काफी दिनों के बाद पहली बार नाव्या बिना काल्पनिक दुनिया का सहारा लिए चैन की नींद सो जाती है। रात में जिस वक्त नाव्या उस अनजान शख्स के फोन का इंतजार कर रही थी, उसी समय दूसरे कमरे में शर्मा जी के फोन पर भी किसी का कॉल आता है। शर्मा जी, हेलो, नमस्ते अंकल, मैं मोहित बोल रहा हूँ। कौन मोहित? शर्मा जी ने पूछा। मैं डॉक्टर मोहित, नाव्या भाभी का देवर। शर्मा जी, कौन भाभी और कौन देवर? माफ करना, मेरा और मेरी बेटी नाव्या का डॉक्टर मोहित व उसके परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है। मोहित, मैं जानता हूं अंकल, मेरे घर वालों ने आप लोगों के साथ काफी बुरा बर्ताव किया है। उन सब की तरफ से मैं आप सब से माफी मांगता हूं। मैंने अभी नाव्या भाभी को भी फोन लगाया था, परंतु उन्होंने मेरा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अब काफी समय से उनका फोन व्यस्त आ रहा है। अतः मैं सोचा आपको ही कॉल करके उनके विषय में जान लूं। शर्मा जी चिंतित हो जाते हैं, आखिर नाव्या इतनी रात में किससे बात कर रही होगी। तभी मोहित कहता है, अंकल, मैं समझ सकता हूं आपके परिवार और भाभी के दिल पर क्या बीत रही होगी। अपने परिवार वालों और खास करके अपने भाई की तरफ से मैं दिल से आप सब से माफी मांगना चाह रहा हूं। शर्मा जी, क्या आपके माफी मांगने से मेरी बेटी की खुशियां वापस आ जाएंगी? क्या उसके चेहरे की रौनक फिर से लौट आएगी? मेरी बेटी ने जितना वक्त आपके घर में रो रो करके गुजारे हैं, क्या उस वक्त को आप उसे लौटा पाएंगे? जिस तरह आपके भाई ने मेरी बेटी को धोखा दिया है, उसके आत्मसम्मान को रौंदा है, उसके मासूम से दिल को चकनाचूर किया है, क्या कभी आप लोग नाव्या के उस मासूम से दिल को, उसकी उम्मीद को, उसे वापस कर पाएंगे? बताइए, क्या आप मेरी बेटी को उसका वह बच्चा लौटा सकते हैं जिसके लिए उसने 9 महीने न जाने कितने कष्टों को सहा? यदि हाँ तो मैं आपको क्षमा करने के लिए तैयार हूं। शर्मा जी के गुस्से में सनी हुई कड़वी बातों में एक पिता के छिपे हुए दर्द को मोहित अच्छी तरह से समझ रहा था। अतः उसने शर्मा जी से अपने घर वालों की ओर से पुनः क्षमा मांगते हुए कहा, आपको कभी भी नाव्या भाभी के लिए मुझसे किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मैं हमेशा हाजिर हूं। नाव्या भाभी के प्रति किए गए गलत व्यवहारों की वजह से मेरे घर वालों ने वैसे ही मुझे लगभग खो दिया है। आगे आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। शर्मा जी अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहते हैं, अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद होते हुए देख करके एक बात तो मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यदि बेटी के लिए योग्य वर ढूंढते समय मैंने लड़के की जाति, उसके धर्म व उसकी हैसियत देखने के बजाय लड़के के स्वभाव, उसके चरित्र तथा उसके परिवार वालों के व्यवहार को देखा होता तो निश्चित ही मेरी फूल सी बच्ची को आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। आज जो दर्द मेरी बेटी झेल रही है, ईश्वर ना करे कल यदि वही तकलीफ तुम्हारी बहन को झेलनी पड़े, तब तुम और तुम्हारे परिवार के लोग क्या उसके ससुराल वालों को माफ कर पाएंगे? इतना कहते कहते गुस्से व भावावेश के कारण शर्मा जी की सांसें फूलने लगती हैं और वे चुप हो जाते हैं। तभी मोहित कहता है, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूं अंकल। मैं भी अब एक बेटी का पिता बन चुका हूं। मैं अच्छी तरह समझता हूं अपनी बच्ची की तकलीफ में देखना एक पिता के लिए कितना कष्टकारी होता है। मेरे भाई को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास है, वह भी अपनी गलती पर शर्मिंदा है। शर्मा जी मोहित को नाव्या के प्रति अपनापन व परवाह
की भावना को देख करके उससे कहते हैं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, शिकायत तो उससे है जिसके साथ मैंने अपनी बेटी का हाथ या सोच करके दिया था कि वह सारी उम्र मेरी बच्ची का ख्याल रखेगा, उसकी खुशियों पर आंच नहीं आने देगा। खैर, अब उसके शर्मिंदा होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। मोहित जी ठीक है अंकल। सुबह होते ही पुनः उसी शुभचिंतक के नंबर से अपने मोबाइल पर कॉल आता देख करके नाव्या जल्दी से फोन उठा करके कॉल रिसीव करती है। अजनबी, सॉरी, कल कुछ काम आ गया था, अतः मैं तुम्हें कोई क्लू यानी सुराग नहीं दे सका। अब ध्यान से सुनो और मुझे पहचानने का प्रयास करो। नाव्या, ठीक है, अब बताओ भी क्या क्लू देना चाहते हो। अजनबी, इन 5 पंक्तियों में समाये मेरे एहसासों को महसूस करके पहचानो मुझे। ताउम्र इंतजार तेरा कर जाएंगे, वादा ए वफा यकीनन निभाएंगे, दामन तेरी चाहत को छोड़ करके राह गुजर पर ना बढ़ पाएंगे। नाव्या कुछ देर पूरी तरह शांत हो सोच में पड़ जाती है कि कहीं यह अनय तो नहीं है। नहीं नहीं, वह नहीं हो सकता है। वह तो अब तक शादी करके अपनी पत्नी के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहा होगा। अब तक तो वह मुझे भूल भी चुका होगा। एक मैं हूँ जो आज तक उसे अपने दिल से बेदखल नहीं कर पाई हूँ। परंतु यदि यह अनय नहीं है तो फिर यह कौन हो सकता है? कहीं यह रोहित तो नहीं है? इन सब बातों को सोच सोच करके वह काफी चिंतित हो जाती है। अजनबी, कहाँ खो गई? किस सोच में डूब गई हो? कुछ जवाब क्यों नहीं दे पा रही हो? नाव्या, मुझे तुम्हारी पहेली समझ में नहीं आई है। तुम मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते तुम कौन हो? बात को इतना गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? बताओ तो कौन हो तुम? हेलो हेलो, कहाँ चले गए? अजनबी, देखो तुम्हें भी मेरी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। बस एक पल के लिए मैं मौन क्या हो गया, तुमने तो पूरी दुनिया को ही अपने सर पर उठा लिया। नाव्या, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हारा नाम जानना चाह रही थी, आखिर तुम हो कौन? अजनबी, मैंने तुम्हें संकेत तो दे दिया है, अब दिमाग पर जोर डालो, खुद ही पहचानो मुझे। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक और क्लू देता हूँ। तेरी सूरत को इस तरह से बसाए रखा है इस दिल में, वीराने में भी बहारों का एहसास हो जाता है आज भी। तेरे तसव्वुर में रुके हैं आज भी, उन्हीं रुकी राहों पर यादों का कारवां इंतजार कर रहा है तेरा ही आज भी। नाव्या, मुझे लगता है तुम कोई दीवाने आशिक हो, चाहत में घायल कोई शायर हो, तभी बार बार पंक्तियों के माध्यम से मुझे क्लू दे रहे हो। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अजनबी हंसते हुए, ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, बशर्ते तुम मुझसे बात करना बंद नहीं करोगी। चलो अब मैं तुमसे कल बात करता हूँ, तब तक तुम अपना ध्यान रखो और हाँ, समय पर अपनी दवाइयाँ लेना मत भूलना। फोन को रखते ही नाव्या काफी चिंतित हो जाती है, बार बार उन लावनों को पढ़ करके उसमें छिपे एहसासों को समझने की कोशिश करती है। आखिर यह कौन हो सकता है जो उसे इतना चाहता है, आज भी उसका इंतजार कर रहा है, जिसकी बातों से सच्चाई की खुशबू आती है और जिसके दिल में उसके काल्पनिक पति की तरह ही उसके लिए ढेर सारा प्यार व अपनापन छिपा है। पर वह समझ नहीं पाती आखिर वह अनय है अथवा रोहित, क्योंकि दोनों ही इसके दिल के बेहद करीब थे, दोनों से ही अपनेपन का रिश्ता था। अतः वह काफी चिंतित हो जाती है कि आखिर उन दोनों में से यह कौन है, अथवा कहीं यह कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं है जो उसे सिर्फ परेशान करना चाह रहा है। उस अनजान शख्स से बात करने व उसके विषय में बार बार सोचने की वजह से नाव्या के पास इतना समय शेष नहीं था कि वह अपनी काल्पनिक दुनिया में जा पाती, वह अपनी मन गढ़ंत पति तथा बच्चे से बातें कर पाती। संभवतः यह डॉक्टर आयशा के दिए दवा का असर था, किसी की दुआ का असर था, अथवा उस अजनबी शुभचिंतक के अपनेपन का प्रभाव था जिसने उस दिन उसे काल्पनिक दुनिया में जाने से रोक दिया था, जहां पिछले कई महीनों से वक्त बेवक्त वह चली जाया करती थी और अपनी सूझबूझ तक खो बैठी थी। आखिर वह अजनबी कौन है और उससे क्या चाहता है, यही सवाल दिन भर उसके मन पर
पर बार बार दस्तक दे रहे थे। अंततः उस अजनबी के बारे में जब वह अपने पिता को बताती है तब उन्हें लगता है कहीं यह रोहित तो नहीं है। शायद उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा हो और इसलिए वह नाव्या से बात करने का बहाना ढूंढ रहा हो, अथवा यह अवश्य कोई धोखेबाज फ्रॉड व्यक्ति है जो उसकी बेटी की मनोदशा का फायदा उठाना चाह रहा है। परंतु जो भी हो, वह अपनी बेटी को इस तरह उधेड़ बुन में फंसे नहीं देख सकता था। नाव्या की मानसिक स्थिति पर कोई गहरा असर ना पड़े, इसलिए शर्मा जी ने उस अनजान व्यक्ति पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई करने के बदले डॉक्टर आयशा को फोन लगा करके उससे इस विषय पर बात करना उचित समझा। हेलो, नमस्ते डॉक्टर, मैं नाव्या का पिता बोल रहा हूँ। डॉक्टर आयशा, बताइए नाव्या की तबीयत अब कैसी है? उसमें पहले की तुलना में सुधार है अथवा नहीं? शर्मा जी, पहले से तो अब वह काफी बेहतर महसूस कर रही है। अब समय पर खाना भी खा लेती है और लोगों से बातचीत भी करने लगी है। डॉक्टर आयशा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। शर्मा जी, एक समस्या है जिसके समाधान हेतु आपसे बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर आयशा, बताइए क्या समस्या है? शर्मा जी, पिछले 2-3 दिनों से एक अनजान शख्स नाव्या को बार बार कॉल कर रहा है, जबकि मैं और मेरी बेटी उस आदमी को पहचानते तक नहीं है। ना जाने वह कौन धोखेबाज है जो मेरी बेटी को अपनेपन का झांसा दे रहा है तथा खुद को उसका शुभचिंतक बता रहा है। आश्चर्य तो यह है डॉक्टर कि नाव्या पहली बार उसकी बातों में आकर के अपने काल्पनिक दुनिया में जाना भूल गई है। साथ ही काफी वक्त के बाद उसने घंटों तक किसी से फोन पर खुल करके बातें की हैं। यद्यपि कुछ महीनों से वह अपनी किसी जान पहचान वाले से भी फोन कॉल पर बात करना नहीं चाहती थी, परंतु इस अजनबी के अकेलेपन की वजह से नाव्या उसके फोन का इंतजार घंटों किया करती है। इतना ही नहीं, कल रात कितने दिनों बाद अपनी बेटी को गहरी नींद में सोता देख करके मुझे कितना सुकून मिला, मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। अतः मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उस व्यक्ति को पुलिस कंप्लेन करूँ अथवा अपनी बेटी में आए इस सुधार के लिए उसे धन्यवाद दूँ। कृपया आप मुझे उचित सलाह दें। डॉक्टर आयशा, अच्छी नींद का आना तो नाव्या की मनः स्थिति में आए सुधार को दर्शाता है। जहां तक उस अजनबी शख्स की बात है तो उसके लिए मैं एक बार नाव्या से बात करना चाहूंगी। शर्मा जी, जी मैं अभी उससे आपकी बात करवाता हूं। शर्मा जी जल्दी से आकर के नाव्या को डॉक्टर आयशा का कॉल देते हैं। नाव्या, गुड इवनिंग डॉक्टर। डॉक्टर आयशा, गुड इवनिंग। क्या हाल है नाव्या? अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? नाव्या, पहले से काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ डॉक्टर। कल रात मुझे नींद भी अच्छी आई है। डॉक्टर, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, तुम उसका सही सही जवाब देना, मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना। नाव्या, ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर आयशा, तुम पिछले 2-3 दिनों से जिस लड़के से बात कर रही हो, क्या तुम उसे सचमुच में नहीं जानती हो? नाव्या, नहीं, मैं उसे नहीं जानती। डॉक्टर आयशा, क्या उसकी आवाज, उसके बोलने के तौर तरीके तुम्हें किसी पुराने दोस्त से मिलता हुआ प्रतीत होता है? नाव्या, उसकी आवाज तो मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, परंतु उसके बोलने का तरीका मेरे दोस्त अनय से अवश्य मिलता है। डॉक्टर आयशा, कौन अनय? तुम दोनों का संबंध सिर्फ दोस्ती का था या उससे बढ़ करके? नाव्या चुप हो जाती है। डॉक्टर आयशा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नाव्या, दोस्ती था या कुछ और? नाव्या धीरे से कहती है, मैं उसे अपना सच्चा दोस्त मानती थी, परंतु वह मुझसे प्यार करता था। नाव्या की बातों को सुन करके शर्मा जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें अब तक मालूम ही नहीं था कि अनय नाव्या से प्यार करता था। वे मन ही मन कहते हैं, हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? अनय जैसे अच्छे लड़के को छोड़ करके अपनी बेटी का हाथ उस आदमी के हाथ में दे दिया जो कभी मेरी बेटी की भावनाओं को समझ ही नहीं सका। डॉक्टर आयशा, तुम्हारे पिता अजनबी के द्वारा दिए हुए किसी क्लू की बात कर रहे थे। उसके दिए संकेत किस ओर इशारा करते हैं, अनय अथवा रोहित? नाव्या, अनय की ओर, क्योंकि उसके संकेतों में, उसकी बातों में एक सच्चाई है, एक अपनापन है, उसकी बातों में चाहत है, उसके दिल में मेरे लिए परवाह है, अतः वह निश्चित ही रोहित नहीं हो सकता है। डॉक्टर आयशा, ठीक है, जब तक तुम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती हो कि वह अनय ही है,
तब तक तुम उससे सोच समझ करके ही बात करना। हो सकता है यह कोई धोखेबाज, फ्रॉड, मतलबी व्यक्ति हो जो तुम्हारी स्थिति का फायदा उठाना चाह रहा हो। अतः इस समय तुम्हें बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ? नाव्या: जी डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ रही। डॉक्टर आयशा की बातों से नाव्या थोड़ी सतर्क हो जाती है। उसे लगता है यदि यह अनय नहीं है तो जरूर कोई धोखेबाज है जो मुझे परेशान कर रहा है। अतः अगले दिन जब उसी नंबर से पुनः कॉल आता है तो पहले नाव्या उसे इग्नोर, नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, परंतु बार बार उसी नंबर से कॉल आने पर वह परेशान हो करके उसे रिसीव करते हुए कहती है, आखिर कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? एक बार जब मैंने तुमसे कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ तो यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है अजनबी? मगर मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। चलो इन सब बातों को छोड़ो और बताओ, आज सुबह सुबह तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? लगता है आज भी तुम मॉर्निंग वॉक पर नहीं गई हो। डॉक्टर आयशा ने जब तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर जाने की सलाह दी है तो तुम्हें हर दिन अवश्य जाना चाहिए था। नाव्या: उसकी बातों को सुनकर के नाव्या आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, डॉक्टर आयशा के बारे में तुम कैसे जानते हो? आखिर कौन हो तुम? अजनबी: कितनी बार एक ही बात बताऊं? चलो आखिरी बार बता देता हूं, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। मुझे तुम्हारे तथा तुम्हारी सेहत से जुड़ी हर बात की खबर है। तुमने चाहे अब तक मेरे दिए क्लू को ना समझा हो, परंतु मैं तुम्हारे मन की हर एक बात को अच्छी तरह समझता हूँ। नाव्या समझ नहीं पा रही थी आखिर यह अजनबी कौन है। उसकी बातों से उसे अपनेपन की खुशबू क्यों आती है? उसमें ऐसा क्या है जिससे उसका दिल उससे बात करने पर मजबूर हो जाता है? अजनबी होने के बावजूद भी आखिर उसमें ऐसी क्या बात है जिससे उसकी ओर वह खींची चली जाती है, अपने सारे दर्द को भूल जाया करती है? इतना ही नहीं, जिस काल्पनिक दुनिया में गए बगैर उसे चैन नहीं मिलता था उस दुनिया से भी आजकल वह विमुख होती जा रही है। अजनबी का अपनापन, उसकी सच्चाई कभी भी झूठ नहीं हो सकती है। वह मुझे धोखा नहीं दे रहा है। नाव्या का मन बार बार उससे यही कहा करता, परंतु रोहित से मिले विश्वासघात की वजह से उसके विश्वास की कसौटी प्रायः किसी के लिए भी स्थिर नहीं हो पा रही थी। अपने मन के अंतर्द्वंद्वों से वह उलझती जा रही थी। क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं, किसे वह अपना माने और किससे दूरी बनाए, वह कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रही थी। नाव्या को इस तरह उधेड़ बुन में फंसा देख करके तथा उसकी सुरक्षा का ध्यान में रख करके शर्मा जी अनय की सच्चाई जानने के लिए सुमन को फोन करते हैं। सुमन के फोन उठाने पर शर्मा जी उससे उस अजनबी शख्स के विषय में सारी बात बताते हुए कहते हैं, मुझे लगता है वह अनजान और कोई नहीं बल्कि अनय ही है। तुम्हारा इस संबंध में क्या सोचना है? अपने पिता की बातों को सुन करके सुमन आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि अनय अपनी जिस चाहत का जिक्र अक्सर मुझसे किया करता वह नाव्या है। हाँ, तकरीबन 10 दिन पहले वह मुझे अपनी शादी का कार्ड का डिजाइन पसंद करवाने तथा मुझे और मेरे परिवार को अपना इंगेजमेंट में आमंत्रित करने आया था। उस समय बातों ही बातों में उसने मुझसे नाव्या का जिक्र भी किया था। मैंने उसे नाव्या के तलाक, उसकी मनोदशा व डॉक्टर आयशा के विषय में सब कुछ बताया था। आप सच कह रहे हैं पापा, हो सकता है वह अनय ही हो, क्योंकि उस दिन के बाद से मेरी और अनय की कोई बात नहीं हुई है और ना ही अब तक मुझे उसके साथ छवि के इंगेजमेंट होने की कोई खबर ही आई है। उसके इंगेजमेंट की तारीख तो कब की निकल गई। सुमन से अनय के बारे में जान करके उस अजनबी के लिए शर्मा जी का विश्वास और पक्का हो गया कि निश्चित रूप से वह अनय ही है, जो अपने प्यार नाव्या को इस कठिन दौर से गुजरता हुआ देख करके उसकी सहायता करना चाह रहा है। संभवतः इसी वजह से उसने अपना इंगेजमेंट भी रोक दिया है। इस तरह वह अनजान शख्स हर दिन नाव्या को फोन कॉल करने लगता है। उसकी बातों में छिपे अपनेपन की वजह से नाव्या भी बिना कुछ सोचे समझे उसके कॉल का इंतजार करती रहती है और कॉल आने पर घंटों उससे बातें किया करती है। कहीं ना कहीं वह अपने काल्पनिक पति की झलक उस अजनबी में महसूस करने लगती है। अतः अब उसे सुकून के लिए किसी काल्पनिक दुनिया का सहारा लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
इस क्रम में एक दिन अनय को नाव्या से काफी देर तक बात करता हुआ देख करके लता जी समझ जाती हैं यह नाव्या के अलावा कोई और नहीं हो सकती है, क्योंकि अपने बेटे को इस प्रकार खुश होता हुआ वह सिर्फ नाव्या के साथ ही देखा करती थी। परंतु हर माँ को कभी न कभी अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी भलाई के लिए सख्त कदम उठाना ही पड़ता है। लता जी को भी अपने इकलौते बेटे की भलाई नाव्या में साथ नहीं बल्कि छवि के साथ नजर आ रही थी। अतः अनय को नाव्या से इस तरह घंटों बातें करना उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। जैसे ही अनय फोन रखता है वैसे ही लता जी अनय से कहती हैं, तुम किससे बात कर रहे थे? यह नाव्या ही थी ना? कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी छवि से होने वाली है और तुमने अभी तक नाव्या से बातें करना बंद नहीं किया है, यह जानते हुए भी कि नाव्या ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया है, फिर भी तुम उससे छुप छुप करके बातें कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अनय भी ना जाने कब से अपनी माँ को नाव्या की वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराना चाह रहा था। अतः जब आज लता जी ने स्वयं बात की शुरुआत की तब वह बिना देरी किए अपनी माँ को नाव्या की दुख भरी दास्तान को बताता हुआ कहता है, माँ तुम नहीं जानती हो नाव्या पर इस कुछ महीनों में क्या क्या बीती है। उसके ससुराल वालों ने, खासकर उसके सास ससुर ने उसे इतना प्रताड़ित किया है जिसकी वजह से उसने अपना मासूम बच्चा भी खो दिया है। इतना ही नहीं, उसके पति रोहित का उसके साथ किया गया विश्वासघात नाव्या को मानसिक रोग का शिकार बनाता जा रहा था। वह तो शुक्र है कि शर्मा जी सही वक्त पर अपनी बेटी को साथ देने के लिए पहुंच गए, वरना सदमे की वजह से नाव्या अपनी काल्पनिक दुनिया में कहीं खो चुकी होती। लता जी, नाव्या की स्थिति के बारे में जान करके मुझे दुख है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया है मैं उसे भूल जाऊं। उसके दिए धोखे को मैं नजरअंदाज हरगिज नहीं कर सकती। अनय, किस धोखे की बात कर रही हो माँ? और उसने मेरे साथ क्या बुरा किया है? मैंने तो कभी भी खुल करके उससे अपने प्यार का इजहार तक नहीं किया था। उसने तो सिर्फ एक अच्छी बेटी का फर्ज निभाते हुए अपनी चाहत को कुर्बान कर दिया। क्या अपने पिता की प्रतिष्ठा के विषय में सोचना, उसकी मर्जी से शादी करना गलत है? एक बहू और पत्नी के फर्ज को निभाते हुए अपने सुख चैन तक की परवाह न करने वाली भला बुरी कैसे हो सकती है माँ? नाव्या ने अपनी शादी की वजह से बहुत कुछ खोया है, अपनी ममता को बुरी तरह से टूट करके बिखरते हुए देखा है। उसके मासूम दिल को, उसके विश्वास को उसके पति ने इस तरह से छला है कि अब हर रिश्ते पर से उसका विश्वास लगभग समाप्त हो गया है। वह अब अपनों से ही बात करने से परहेज करती है, सिवाय मेरे। ठीक है, मुझे उसके लिए सहानुभूति है, परंतु यह तो सही नहीं है कि अपना परिवार बिखर जाने पर वह तुम्हारे जीवन में फिर से आना चाहे। मैं नहीं चाहती उसकी वजह से तुम्हारे और छवि के रिश्ते में कुछ भी गलत हो। नाव्या के साथ उसका परिवार है, अतः तुम्हें उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अनय अपनी माँ से कहता है, नाव्या तो यह भी नहीं जानती है कि मैं अनय ही हूँ। उसने तो मुझे सिर्फ एक शुभचिंतक के रूप में स्वीकार किया है। कुछ दिन पहले जब मैंने उससे अपने असली रूप से में अर्थात अनय के रूप में बात करने की कोशिश की, उसका हाल जानना चाहा, तब उसने मुझे अपनी परिस्थितियों के विषय में ठीक से कुछ भी नहीं बताया तथा मुझे स्वयं से दूर रहने की सलाह देते हुए आइंदा फोन कॉल करने से भी मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे उस नंबर तक को ब्लॉक कर दिया। फिलहाल मैं अपने ऑफिशियल नंबर के द्वारा अजनबी बन करके ही उससे बात कर पाता हूँ। अतः नाव्या को तुम इन सब बातों के लिए दोष नहीं दे सकती हो। उसने तो हमेशा सबका भला चाहा है, भले इसमें उसका कितना भी नुकसान क्यों ना हुआ हो। वह दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है और स्वार्थी की भावना तो उसमें दूर दूर तक नजर नहीं आती है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह मुझे अनय के रूप में ही स्वीकार करती, मुझसे बातें करती, मेरे जीवन में आने की कोशिश करती, परंतु उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने तो मुझसे दूरी बनानी चाहिए जिससे मैं अपने जीवन में खुश रह सकूं और उसे पूरी तरह से भूल जाऊं। लता जी, परंतु तुम्हारा शादी अब छवि से होनी तय हो गई है, अतः तुम्हें नाव्या से दूरी बनानी ही होगी। मैं छवि और तुम्हारे रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से कोई भी परेशानी आते नहीं देख सकती, अतः तुम्हें नाव्या को भूलना ही होगा। अनय
नाव्या मेरी हर धड़कन में बसी हुई है माँ। बगैर उसके किसी और के साथ मैं अपनी जिंदगी को किसी तरह गुजार तो सकता हूँ, मगर जीवन को जी नहीं पाऊंगा, कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। नाव्या के बिना मैं स्वयं को बिल्कुल अधूरा महसूस करता हूँ। तुम छवि की चिंता मत करो, मेरे और नाव्या के विषय में छवि को सारी बातें पता है। वह भी नाव्या के मामले में मेरे निर्णय का निश्चित रूप से सम्मान करेगी और नाव्या को मुझसे मिलवाने में मेरा साथ अवश्य देगी। लता जी, तुम क्या चाहते हो? एक तलाकशुदा लड़की को मैं अपने घर की बहू बना लूं? इसमें उससे इंसानियत का रिश्ता निभाने के लिए उसे अपने परिवार में जगह दे दूं? अनय, तलाकशुदा होना कोई पाप नहीं है माँ, इसमें उसकी क्या गलती है? और मैं उसे अपने घर में जगह देने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो उसके लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह मांग रहा हूँ। जो लड़की तुम्हारे बेटे की जिंदगी है, उसकी खुशियों की वजह है, जिसके बगैर तुम्हारा बेटा जी तो लेगा मगर कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्या तुम अपने बेटे की उस चाहत को स्वीकार करने से इनकार कर दोगी? क्या तुम्हें अपने बेटे की खुशियों से अब कोई मतलब नहीं है? लता जी, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ बेटा, परंतु एक तलाकशुदा लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? सब तो यही सोचेंगे कि अनय की माँ को अपने इकलौते बेटे के लिए एक तलाकशुदा लड़की ही मिली है। दुनिया में अच्छी लड़कियों की कमी हो गई थी क्या? अनय, नाव्या में क्या कमी है माँ? क्या अपने स्वाभिमान की रक्षा करना गलत है? क्या अन्याय का विरोध करना पाप है? अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए यदि उसने अपने पति से तलाक भी ले लिया तो उसने क्या गलत किया? हम सबको उसके द्वारा लिए गए इस फैसले का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका मनोबल तोड़ना चाहिए। यदि नाव्या की जगह आपकी अपनी बेटी होती तब भी क्या आप उसके बारे में यही सोचती? अनय की बातों को सुन करके लता जी की वह अनय की बातों का क्या जवाब दें। अतः वह अनय से कहती हैं, मुझे इस संबंध में तुम्हारे पापा से बात करनी होगी, तभी मैं इस विषय पर तुम्हें आगे कुछ कह पाऊंगी। अनय की बातों से लता जी को अच्छी तरह से अंदाजा हो जाता है कि यदि अनय की शादी नाव्या के बदले छवि से करा दी जाएगी तो निश्चित ही वह कभी खुश नहीं रह पाएगा और इस तरह से उसके साथ साथ छवि की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लता जी किसी भी परिस्थिति में अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। अतः जब उसने अपने पति अर्थात अनय के पिता से इस संबंध में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने उसे लता जी को समझाते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो मुझे तब पड़ेगा जब मैं अपने बेटे को अपने जीवन में खुश नहीं देखूंगा। नाव्या एक अच्छी लड़की है, उसके साथ जो भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इतना ही नहीं, अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु रोहित से तलाक लेने के उसके फैसले का मैं सम्मान करता हूं। उसे अपने घर की बहू बनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि गर्व की अनुभूति होगी। यदि आप चाहें तो मैं स्वयं शर्मा जी से उनकी बेटी नाव्या का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अनय को अपने दामाद के रूप में पा करके उन्हें भी अवश्य ही प्रसन्नता होगी। लता जी अपने पति की बातों पर अपनी सहमति जाहिर करते हुए अनय को इसकी जानकारी देती हैं। अपने पिता के फैसले को जान करके अनय काफ़ी खुश हो जाता है। अपने बेटे के चेहरे पर काफ़ी दिनों बाद इस प्रकार की खुशी को देख करके लता जी फूली नहीं समाती हैं। पश्चात अपनी प्रसन्नता पर विराम लगाते हुए लता जी फोन कॉल से छवि के घर वालों को इस सत्य से अवगत कराती हैं तथा उनके यहाँ रिश्ता नहीं कर पाने की अपनी मजबूरियों को बता करके उनसे माफ़ी भी मांगती हैं। छवि और उसके घर वालों को लता जी के इस फैसले से जहाँ एक ओर मायूसी होती है, वहीं दूसरी ओर इस बात की संतुष्टि भी होती है कि अनय और उसके परिवार के इस फैसले से 3 जिंदगियां बर्बाद होने से बच गई। अनय अपने माता पिता के इस फैसले के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद देता है। यद्यपि अनय इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि नाव्या इतनी आसानी से दोबारा विवाह के बंधन में बंधना कभी नहीं चाहेगी। अतः वह अपनी मां को इस संबंध में सुमन से मदद लेने को कहता है, जिससे नाव्या को आसानी से विवाह हेतु मनाया जा सके। अनय की बातों को समझते हुए लता जी नाव्या की बहन सुमन के घर जाकर के उससे इस संबंध में विस्तार से बात करती हैं तथा अनय की नाव्या का
अजनबी शुभचिंतक है, इस सत्य से भी उसे अवगत करवाती हैं। सुमन लता जी के मृदुल स्वभाव से भली भांति परिचित थी, अतः जब उन्होंने नाव्या और अनय की शादी की बात की तो वह काफी खुश हो जाती है तथा अनय और नाव्या को एक दूसरे से मिलवाने में लता जी का पूरी तरह से साथ देने का वादा भी करती है। लता जी के जाने के बाद सुमन अपने पिता शर्मा जी को फोन करके इन सारी बातों की जानकारी देती है तथा अनय के माता पिता के साथ कल अपने शिमला आने की बात कहती है। साथ ही वह उन्हें यह हिदायत भी देती है कि वे फिलहाल नाव्या को अनय की सच्चाई ना बताएं। शर्मा जी अनय और नाव्या के विवाह के विषय में जान करके सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देते हुए उनसे कहते हैं, सब बिल्कुल सही कहते हैं प्रभु, आपके घर देर है पर अंधेर नहीं है। आपको बारंबार नमन, मेरी बेटी की जिंदगी में अनय जैसे सच्चे जीवन साथी को देने के लिए। तभी दूसरे कमरे में नाव्या के फोन पर उस अजनबी का कॉल आता है। अजनबी, नाव्या मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नाव्या, कहो क्या बताना चाहते हो? अजनबी, मैं कल ऑफिस के काम से शिमला आ रहा हूँ, यदि तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम अपना पता मुझे भेज दो। नाव्या उसे मना नहीं कर पाती और अपना पता उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देती है। नाव्या की बात समाप्त होते ही शर्मा जी उससे पूछते हैं, किसका फोन था बेटा? नाव्या, उसी अजनबी शुभचिंतक का फोन था पापा। वह कल अपने ऑफिस के काम से यहाँ आने वाला है, अतः हम लोगों से मिलना चाहता है। शर्मा जी, फिर तुमने उससे क्या कहा? नाव्या, मैंने उसे यहाँ का पता दे दिया है। मैं देखना चाहती हूँ आखिर वह कौन है जो इतने दिनों से मुझे अपना शुभचिंतक बता रहा है। शर्मा जी, तुमने बिल्कुल सही किया। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर वह कौन है जो तुम्हारी इतनी परवाह करता है और तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में सारी जानकारी भी रखता है। कल वह कितने बजे आ रहा है? शर्मा जी ने उस अजनबी की सच्चाई से अनजान बनते हुए नाव्या से पूछा। नाव्या, कल शाम 5 बजे तक अपने आने का समय बताया है उसने। शर्मा जी, ठीक है। अरे नाव्या बेटा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि कल तुम्हारी दीदी अनय के परिवार के साथ हम सबसे मिलने आने वाली हैं। नाव्या जहां एक ओर सुमन के आने की बात जान करके काफी खुश होती है, वहीं दूसरी ओर अनय के परिवार का उससे मिलने आना उसकी समझ में नहीं आता है। अतः वह आश्चर्यचकित हो करके अपने पिता से कहती है, अनय व उसका परिवार यहाँ किस लिए आ रहे हैं पापा? शर्मा जी, संभवतः अनय की शादी पक्की होने की खुशखबरी हमें देने के लिए वे सब यहाँ आ रहे हैं। ओह, अनय की शादी जान करके खुशी हुई पापा। कहते हुए नाव्या अपने पिता से इधर उधर की बातें करने लगती है, परंतु अनय की शादी के विषय में जानने के बाद उसके चेहरे को देख करके शर्मा जी समझ जाते हैं कि इस खबर से वह बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। अगले दिन शाम को तकरीबन 5 बजे नाव्या के दरवाजे की घंटी बजती है। पता नहीं कौन आया होगा, सुमन दीदी या शुभचिंतक अथवा अनय व उसका परिवार। नाव्या मन ही मन सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अनय को दरवाजे पर खड़ा देख करके कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध हो सिर्फ उसे देखती रह जाती है। अनय भी बिना कुछ बोले नाव्या को एकटक बस निहारता रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उनका अंतर्मन निशब्द हो करके एक दूसरे से बातें कर रहे हों। इतने महीनों के बाद गोधुल की खूबसूरत बेला में शिमला की मनोरम वादियों में एक दूसरे से रूबरू होना उनके लिए किसी खूबसूरत ख्वाब के सच होने से कम नहीं था। तभी अनय अचानक नाव्या का ध्यान भंग करते हुए कहता है, मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? नाव्या अपने ओंठों पर हल्की सी मुस्कान सजाए उसे अंदर आने के लिए कहती है। अनय चारों ओर देखता हुआ पूछता है, पापा कहाँ हैं तुम्हारे? कहीं दिख नहीं रहे हैं। नाव्या, वे कुछ काम से बाजार गए हैं, अभी आते ही होंगे। पुनः बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए वह उससे पानी और चाय के लिए पूछती है।
काफी लंबे इंतजार के बाद अनय नाव्या से मिल पाया था, अतः वह अब नाव्या को एक पल भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। इसलिए वह पानी और चाय के लिए मना करते हुए नाव्या से यहाँ वहाँ की बातें करना लगता है। अभी तक नाव्या समझ नहीं पा रही थी अनय अपनी शादी के विषय में आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। जिस बात को बताने के लिए वह यहाँ तक आया है उसे कह क्यों नहीं देता है। अतः बातों ही बातों में नाव्या अनय से पूछती है, आपके मम्मी पापा और सुमन दीदी कहाँ हैं? वे भी तो आपके साथ ही आने वाले थे ना? अनय, हाँ वे सब दूसरी गाड़ी से बस अभी पहुंचने ही वाले होंगे। रास्ते में जगह जगह ट्रैफिक जाम था, संभवतः इसी वजह से उन्हें आने में देर हो रही है। पहाड़ी इलाके की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या प्रायः किसी न किसी वजह से होती ही रहती है। नाव्या ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा। अनय, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कमोबेश ट्रैफिक जाम की समस्या आजकल प्रायः सभी सड़कों पर देखने को मिल ही जाती है। नाव्या सर हिला करके अपनी सहमति जताती है। पुनः अनय से कहती है, और बताइए आपकी होने वाली बीबी के क्या हाल है? नाव्या की बातों को सुनकर के जोर से हंसने लगता है। नाव्या, यदि मैंने आपसे कोई गलत प्रश्न पूछ लिया हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। अनय, अरे नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। नाव्या शांत हो करके बस अनय को एकटक देखती जा रही थी, मानो उसके हंसते हुए चेहरे को अपनी आंखों में बसा लेने के लिए आतुर हो रही हो। अपनी हंसी को किसी तरह से रोक करके अनय नाव्या से कहता है, कौन बीबी, किसकी बात कर रही हो तुम? नाव्या, आपकी होने वाली पत्नी, संभवतः छवि नाम है जिसका। अनय, छवि? अरे नहीं, वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है। सच सच बताऊं तो तुम्हारे अलावा अब तक मुझे कोई और पसंद ही नहीं आई जिसे मैं अपने मन मंदिर में स्थान दे सकूं, पत्नी बनाने की सोच सकूं। पुनः अनय नाव्या से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनय की बातों का वह क्या जवाब दे, तत्काल उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। अतः वह मुस्कुराते हुए उसकी बातों को नजरअंदाज करके दरवाजे की ओर प्रतीक्षारत निगाहों से देखने लगती है। उसे इस तरह से देख करके अनय समझ जाता है कि नाव्या अपने उस अजनबी शुभचिंतक की प्रतीक्षा कर रही है जिसने अपने आने का यही वक्त लगभग 5 बजे का उसे बताया था। अतः अनय उससे कहता है, लगता है तुम किसी की राह देख रही हो। क्या मैं जान सकता हूँ वह अजनबी शुभचिंतक कौन है? अजनबी शख्स के आने में हो रही देरी तथा अनय के मुख से निकला शुभचिंतक शब्द सुन करके नाव्या को लगने लगता है कि कहीं अनय ही तो वह अनजान शुभचिंतक नहीं है। अतः अपनी शंका के समाधान हेतु वह उसी समय अजनबी के मोबाइल पर कॉल लगाती है। फोन का रिंगटोन सुनते ही अनय फोन रिसीव कर नाव्या को आई लव यू कहता है। नाव्या अनय के इस खूबसूरत अंदाज से इजहारे मोहब्बत करने पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह पाती है। जिस अनय को भुला करके वह जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, वह अनय आज भी उसी राह के उसी मोड़ पर रुक करके उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस बात को सोच सोच करके नाव्या अपने आंसुओं को छलकने से रोक नहीं पाती है। अनय की बातों को सुन करके उसके हृदय में अपने लिए अथाह प्यार को महसूस कर नाव्या का दिल उसकी पनाह में जाने के लिए मचल उठता है। चुप्पी को अपने मुख पर सजाए दोनों एक दूसरे का ताउम्र साथ पाने के लिए व्याकुल नजर आते हैं। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए अनय नाव्या से कहता है, यदि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं जीवन भर तुम्हारा इंतजार ऐसे ही करता रहूंगा। जिस सच्चे प्यार के लिए नाव्या की चाहत न जाने कब से सिसक रही थी, वह अनय के रूप में पुनः उसके पास स्वयं चल करके आया है। अतः अनय के प्यार की गहराई को महसूस करके नाव्या उसके गले से लग करके धीरे से अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी के लिए हाँ कह देती है। तभी सुमन, अनय के माता पिता तथा शर्मा जी, जो न जाने कितनी देर से घर के बाहर रुक करके इस पल की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, सब एक साथ घर में प्रवेश करते हैं तथा नाव्या और अनय को उसके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी बधाइयां व शुभकामनाएं देते हैं। जल्द ही घर वालों की इजाजत से दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अनय की बेइंतहा चाहत व उसके माता पिता
के प्यार व अपनेपन की वजह से शीघ्र ही नाव्या अपनी दर्द भरी स्मृतियों को पूरी तरह से भूलने में कामयाब हो जाती है तथा अनय के प्यार की निशानी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दे करके अपने सास ससुर व पति के साथ एक सुखद पारिवारिक जीवन का आनंद लेने लगती है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।